चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताएंगे किसानों के संसद मार्च को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी और भी जानकारी दी गई है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर नहीं उतारने देने के बाद अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है और हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए हैं दुष्यंत चौटाला। और इसी के साथ में आपको बताएंगे 8 महीने और चलेगा किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत की ओर से किया गया है ऐलान। और इसी के साथ में 10 तारीख से आंदोलन को और तेज किया जाएगा, इसकी जानकारी भी मिल रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर एक बड़े रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी के साथ में आम लोगों के विरोध के बाद रातों रात मोदी सरकार ने अपना बड़ा फैसला बदल लिया है। दोस्तों क्या है ये फैसला, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के 30 सीटों पर हुए वोटिंग में कौन आगे चल रहा है और 60 सीटों पर जो चुनाव हो चुके हैं किसको कितनी सीटें मिल रही है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में असम के चुनाव को लेकर भी पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप भी देश के किसानों का करते हैं समर्थन और तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने की मांग का करते हैं समर्थन और इसी के साथ में किसानों के संसद मार्च को सफल होने की करते हैं कामना, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर संसद तक पैदल मार्च करने का ऐलान पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा कर चुका है। और अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान संगठनों ने मई के महीने में संसद मार्च करने की बात करी है और इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। संभवतः यह संसद मार्च मई के पहले सप्ताह में ही होगा। और मालूम हो कि किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उसके बाद से अपने आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि 1 अप्रैल से किसानों के आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है, जिसमें 10 अप्रैल को किसान संगठन के एमपी एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे का जाम करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल से मई के बीच में कटाई का काम खत्म होने के बाद किसान अपने खेतों से पुनः आंदोलन को तैयार करेंगे। और इसी के साथ में किसान संगठन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि मई महीने के पहले पखवाड़े में संसद मार्च का आयोजन करने वाले हैं। और इसी के साथ में किसान संगठन के अलावा मजदूर संगठन, महिला संगठन, दलित आदिवासी संगठनों समेत बेरोजगारों के संगठन के जुड़ने की भी अपील की गई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि हम संसद जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेंगे। अगर सरकार बैरिकेड्स लगाएगी तो हम उसको तोड़ेंगे, लेकिन संसद तक अपनी पैदल मार्च को संपन्न करेंगे। और इसी के साथ में किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये नया फैसला लिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के अंदर उनके होने वाले कई सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। और अभी अपडेट आ रही है, जहां पर हरियाणा में किसान आंदोलन की आंच कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री के बाद अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पानीपत के अंदर एक सरकारी बैठक में शामिल होने के लिए लघु सचिवालय पहुंचना था। किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वह दुष्यंत चौटाला को पानीपत की सीमा पर प्रवेश नहीं करने देंगे। किसानों के आक्रोश से बचने के लिए दुष्यंत चौटाला ने हवाई मार्ग का सहारा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसान विरोध के कारण उप मुख्यमंत्री 3 बार अपना पानीपत का दौरा टाल चुके हैं। और ऐसे में दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर कई सारे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए भारी संख्या में किसान हिसार पहुँच गए। ग्रामीण इलाकों से किसानों का हिसार आना लगातार जारी रहा और इस दौरान एयरपोर्ट रोड पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला, जिसके बाद प्रशासन ने विरोध को देखते हुए 12 मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया था। हालात इस कदर बिगड़ गए कि देर रात तक प्रशासन यह कहकर किसानों को समझाता रहा कि आप लोग बेवजह विरोध कर रहे हैं, अभी तक उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जाहिर है कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है, लेकिन अब मामला प्रशासन के हाथ से निकलता हुआ देख जननायक जनता पार्टी के कई सारे नेता जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के स्वागत में खड़े थे, वे लोग भी कुछ देर के बाद चले गए। और ऐसे में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में पानीपत के उनके कार्यक्रम के रद्द होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर लगातार नेताओं के विरोध का दौर जारी है। और इसी कड़ी में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभी 8 महीने और लंबा चलेगा किसानों का आंदोलन। 10 मई से फिर होगी तेज रफ्तार किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है और उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि मई से आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि किसान अभी अपना फसल काट रहे हैं। फसल पूरा होने के बाद 10 मई के बाद गेहूं की फसल कट जाएगी, जिसके बाद आंदोलन और तेज रफ्तार पकड़ेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि सरकारी कंपनियों में विनिवेश के बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं करना होगा। आपको बता दें केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकारी कंपनियों के संभावित खरीदारों को बताया है कि उन्हें नौकरी देने के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। लाइव मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का मानना है कि इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के बाद नौकरी में आरक्षण लागू करने की न तो कोई जरूरत है और न ही कानूनी रूप से ये संभव हो पाएगा। हालांकि
इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 व्यक्ति के नाम न लिखने के शर्त पर बताया है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों समेत पूर्ववर्ती कर्मचारियों की सुरक्षा करेगी। केंद्र सरकार इस संबंध में खरीदी करने वाली कंपनी के साथ समझौता भी करने वाली है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा लाई गई विनिवेश की पॉलिसी को लेकर कहीं न कहीं बड़ा फर्क पड़ने वाला है कई सारे आरक्षण पर, और इस तरह के संकेत रिपोर्ट में मिले हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर पुडुचेरी चुनाव को लेकर प्रचार के लिए बीजेपी ने किया आधार डेटा का इस्तेमाल। मद्रास के हाईकोर्ट के सामने जब ये सवाल पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप निराधार नहीं है, बल्कि इसमें हो सकती है बड़ी सच्चाई। आपको बता दें कि आधार के डाटा का इस्तेमाल करके बीजेपी चुनाव में फायदा लेने की कोशिश पुडुचेरी के चुनाव में कर रही है, और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला लेगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर चौटाला का बड़ा बयान। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है। उन्होंने डुमरखा कलाव गांव के अंदर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन को चलते हुए 4 महीने से अधिक समय हो चुका है। किसान आंदोलन पर सरकार ने तरह तरह के आरोप लगाए, कभी किसानों को खालिस्तानी, कभी अलगाववादी और कभी केवल सिखों का आंदोलन बताया। चौटाला ने यह भी कहा कि आज आंदोलन में इतना बड़ा रूप आंदोलन ने ले लिया है कि यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है और दुनिया भर से इस आंदोलन को लेकर लोग चर्चाएं करने लगे हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि तमिलनाडु के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले दुकानों पर पथराव किया गया, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोयम्बटूर के दौरे पर थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच में जमकर झड़प देखने को मिली। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के रोड शो के लिए दुकानदारों से दुकानों को बंद करने के लिए कहा, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया और दुकानें खुली रखी। इससे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुली दुकानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर कोयम्बटूर पहुंचे थे, वहां से बीजेपी की दक्षिण सीट से भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाती श्रीनिवासन के पक्ष में उनको चुनाव प्रचार प्रसार और रोड शो करना था। और ऐसे में इस तरह की खबर आने के बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और इसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि इन दावों को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है और कहीं न कहीं वीडियो में कुछ सबूत भी जरूर उपलब्ध दिखाई देते हैं तो इस पूरे मामले पर जांच भी होनी चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल में शाम 6 बजे तक 80.43% वोटिंग हो चुकी है। मोदी बोले, कहा अफवाह है कि दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं दीदी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है और बड़ी संख्या में महिलाओं के टर्नआउट से ये संकेत मिले हैं कि राज्य के अंदर एक बार फिर से दीदी के पक्ष में माहौल बन रहा है। और कहीं न कहीं महिलाओं के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर काफी लोकप्रियता है। और ऐसे में दोस्तों कई सारे बड़े बड़े एनालिस्टों का भी ये मानना है कि महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग होना ममता बनर्जी के लिए शुभ संकेत है और बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह से बम्पर वोटिंग की गई है, लेकिन 30 में से 21 सीटों के आसपास में टीएमसी को वरिष्ठ पत्रकार ने आगे बताया है। यानी मीडिया के जाने माने नामों का भी ये मानना है कि टीएमसी को इस चरण में 18 से लेकर 21 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी को 2016 की तरह 1 से लेकर लोकसभा चुनाव में 8 सीटों के बीच में मिल सकता है, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है। इस तरह से कई सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यह भी फेज एक आसान फेज बताया गया है, क्योंकि महिलाओं के टर्नआउट और इसी के साथ में ममता बनर्जी के प्रति महिलाओं में संवेदना एक शुभ संकेत है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि बांकुड़ा के विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने पर इलेक्शन कमीशन के अरेंजमेंट को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में मतदान जोर शोर से संपन्न हो चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है, जिसमें दक्षिण नंदीग्राम, 24 परगना, पूर्व व पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर चुनाव हुए थे। बांकुड़ा की सीट पर भी चुनाव संपन्न हुए हैं। खास तौर पर टीएमसी के द्वारा पूर्वी मेदिनीपुर के बांकुड़ा विधानसभा सीट के कई बूथों पर ईवीएम खराब होने और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बांकुड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार साहित्यिका बनर्जी ने कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र से 2 पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब हैं। उन्होंने खुद इन पोलिंग बूथों में जाकर ईवीएम खराब होने का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कई सारी बातें बोली है और इसी के साथ में ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो कोरोना को हराने की बजाय पूरी बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने में लगी हुई है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के वोटिंग संपन्न हो गए, लेकिन इस बीच एक बयान आया है शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति आने वाले समय में किस तरह की होगी, किस दिशा में जाएगी, यह तय करते हैं चुनाव। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री ने एक बार देश को कहा था कि महाभारत की युद्ध 21 दिन तक चला था, लेकिन कोरोना से युद्ध 18 दिन में खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना आज भी कायम है। कोरोना को हराया नहीं जा सका, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी एक नया महाभारत
रच रही है। पूरे देश के अंदर अच्छी तरह से ये जनता देख रही है कि राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही समझदार है। शिवसेना के नेता ने दावा किया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि गलत नहीं होगा कि भाजपा और टीएमसी की कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन इसमें ममता बनर्जी काफी आगे निकल जाएंगी। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि भारत में हमेशा लोकतंत्र पर आघात होता रहा है, लेकिन इस देश ने लोकतंत्र को इसलिए बचाया है क्योंकि यहाँ की जनता लोकतंत्र चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जनता और विरोधी दल हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैली को रद्द करके ममता बनर्जी ने डेरा डालते हुए नंदीग्राम में एंड मौके पर आकर जो चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं, उसके बाद से माहौल कुछ बदला हुआ नजर आया। और इसी के साथ में दोस्तों ममता बनर्जी बोली, कहा घर में घुसकर हमारे समर्थकों को पीटा गया, बाहर के लोगों ने किया है बवाल, क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव के दौरान कई सारी बड़ी अपडेट आई है। सुबह से ही कई सारे बूथों पर हंगामे की खबर आई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालते हुए अपने लोगों के समर्थन में आते हुए अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए सभी बूथों का दौरा किया और इस दौरान उनकी तरफ से राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों हमेशा से नेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और टीएमसी पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे चरण के वोटिंग से पहले सुबह टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या का मामला केशवपुर से सामने आया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग के दौरान इस तरह की हिंसा की खबर सामने आई है और इस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव भी देखने को मिला और इसी के साथ में बीजेपी के नेताओं पर कई सारे आरोप लगे हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि नंदीग्राम में भारी अंतर से जीत का दावा करते हुए ममता बनर्जी ने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बड़े संकेत दिए हैं। लेकिन इस दौरान यशवंत सिन्हा ने भी बयान देते हुए कहा कि नंदीग्राम में भारी मतों से जीतेंगी ममता बनर्जी, उनके सामने कोई भी दूसरा उम्मीदवार दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर क्या दूसरी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि सबसे चीप तरह की टिप्पणी की गई है, किसी मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उल्लूबेड़िया के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जोरदार हमला करते हुए पूछा कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा, यह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। अभी भी अंतिम चरण में मतदान में नामांकन की तिथि बाकी है और क्या ये सच है कि ममता बनर्जी चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने की तैयारी कर रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की निंदा की है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स विभाग के प्रमुख बन गए हैं। उनकी ओर से ममता बनर्जी के किसी दूसरे सीट से चुनाव लड़ने का मुद्दा उठाना ऐसे समय में जब नंदीग्राम में मतदान चल रहा हो, अब तक की सबसे सस्ती तरह की टिप्पणी है। और ऐसे में गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया है और ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान देने का दौर जारी है। एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी की तरफ से देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट रहने के लिए कहा था। संविधान बचाने की लड़ाई में सबको एक साथ आने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी अपडेट है, जहां पर अधीर रंजन चौधरी बोले, कहा ममता दीदी को सबसे पहले सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। और एक और जानकारी की माने तो चुनावी माहौल में फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्ता में आने के बाद ईवीएम से बीजेपी छेड़खानी कर सकती है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं। और इसी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था, जिसमें विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुस्लिमों की बात करती है, जबकि 70% हिंदुओं की बात कौन करेगा। अमित शाह ने ये बयान दिया था, जिसको लेकर माना जा सकता है कि राज्य के अंदर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस तरह का बयान देकर कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीति चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और अपडेट की माने तो तमिलनाडु में द्रमुक दल के नेता ए राजा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। सेकंड फेज के इलेक्शन संपन्न होने के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ए राजा को इस मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर दोषी करार 48 घंटे कैंपेन करने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर राजा को फटकार लगाते हुए द्रमुक के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया 48 घंटे के लिए। आपको बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसी बात कही थी जो काफी विवादास्पद बयान था। और एक और अपडेट की माने तो भाजपा को रास नहीं आई ईश्वरप्पा के द्वारा राज्यपाल से येदियुरप्पा की शिकायत करना। भारतीय जनता पार्टी और मंत्रियों के एक समूह ने बीते दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता के ईश्वरप्पा के द्वारा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल को की गई शिकायत को सही नहीं माना है। ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री पर अपने विभाग के मामलों में दखल देने को लेकर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। इन मंत्रियों ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ येदियुरप्पा का पुरजोर समर्थन किया है। और एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्नाटका में अब खुले तौर पर पावर गेम शुरू हो चुका है, जहां पर बीजेपी के 2 अलग अलग गुट बन चुके हैं। दोनों गुट एक
एक दूसरे से ज्यादा पावर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है कर्नाटका की राजनीति से जुड़ी हुई भविष्य में आने वाली खबरों से क्या अपडेट आती है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो भारत में सरकार के खिलाफ खबरें लिखने वाले मीडिया का दमन किया जा रहा है। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका ने 2020 के कंट्री रिपोर्ट में कहा है कि प्रशासन ने मीडिया की आवाज को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह, हेट स्पीच कानून के साथ साथ अदालत की अवमानना जैसे कई सारे कानून का सहारा लिया है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए देश में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी के साथ साथ भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता न होने का सवाल खड़ा किया है। और इसी के साथ में 2020 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस में ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ में प्रेस फ्रीडम को लेकर भी रिपोर्ट में कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और ऐसे में भारत सरकार के समर्थन में जो मीडिया काम कर रही है उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि जो आलोचना करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम कानून के दायरे में लाकर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से अमेरिका ने जानकारी दी है रिपोर्ट में। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा किया महिलाओं से उनका पुराना वादा, कल से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने बाइबल को लेकर बयान दिया था, जिस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि झांसी वाली घटना पर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बाइबल को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बाइबल के शब्द का अपने खोखले भाषणों में इस्तेमाल करने की बजाय उसका संग्रहण करना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी की दलित नेत्री दयाल प्यारी की तरफ से भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। 2022 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी उतर सकती है। सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री व दलित चेहरा दयाल प्यारी ने वीरवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दयाल प्यारी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस ज्वाइन की है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में दयाल प्यारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। और एक और अपडेट की माने तो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद को लेकर जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 370 हटने के बावजूद मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि 370 हटाने के बाद अमन और चैन घाटी में आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। अभी भी आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप। आम चुनाव में ऐसे की थी गड़बड़ी। उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में इससे पहले भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से वोटों को अपने पक्ष में डलवाने के लिए कई सारे घपले किए गए हैं। और 2016 के साथ साथ 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कई सारे घपले किए थे। इस तरह के आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। और उनका ये आरोप तब आया है जब चुनाव पूरे हो चुके हैं नंदीग्राम में। और माना जा रहा है कि अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव में हार के बाद ये समझाने के लिए कि कैसे वो हार गए, ममता बनर्जी पर पहले से ही आरोप लगा रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो क्या बंगाल के चुनाव में बीजेपी को नुकसान से बचाने के लिए रातों रात निर्मला सीतारमन ने बदल दिया अपना फैसला? ऐसा बिल्कुल हुआ है। दरअसल देश की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फैसला लेते हुए देश के अंदर चल रहे सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट की कटौती कर दी थी, जिसके बाद सुबह से ही लोगों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि यह गलती से हो गया था, ऐसा नहीं करना चाहते हैं हम। यानी बंगाल के अंदर इसका भारी फर्क पड़ सकता था बीजेपी पर, और इसीलिए शायद बीजेपी ने चुनाव से पहले की इस घोषणा को वापस ले लिया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि चुनाव संपन्न होने के बाद तो कहीं ना कहीं बीजेपी से लागू कराएगी ही, क्योंकि पॉलिसी लेवल की चीजें हैं। ऐसे कोई गलती करके भारत सरकार के गजट पर कोई सूचना नहीं छाप देता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया था, और अगर सरकार ने फैसला लिया है और ऐसे में से गलत बताकर वापस ले रहे हैं तो इसको वापस से लागू कराया जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो 20 साल पुराना प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह आरएसएस में साधु नहीं होते वाघेला को बिना नाम लिए बताया था झगड़े का कारण। प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ उनके दावे होंगे और दूसरी तरफ अभी की स्थिति, दोनों को मिलाकर देख लीजिए किस तरह का विकास देश में हुआ है। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए बोलते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहे जाने पर बिहार भाजपा ने करारा हमला बोला है। भाजपा ने ममता बनर्जी की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कही है। इस मामले को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी तरह के बयान देने से बच रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार से बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। और चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। तेजस्वी यादव ने सीएम पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि असम के अंदर गायब हो गया महाजोत का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी ने जांच की मांग की है। बीजेपी के नेता ने ट्वीट कर बताया है कि रंगजा बासुम तारी ने उनसे मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने
होने और राजनीति से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि किसान आंदोलन में आम लोगों के गुस्से का शिकार हुए दुष्यंत चौटाला हिसार में किसानों ने नहीं उतारने दिया हेलीकॉप्टर। तो ये सारी बड़ी अपडेट आती है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।